देवभूमि उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसमें पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए घोड़े और खच्चरों के जरिए उन्हें धामों तक पहुंचाया जा रहा है। इस बात पर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि केदारनाथ धाम में लगभग 1000 घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। केदारनाथ में हमारे पास जब पीक सीजन था तब लगभग 4000 खच्चर प्रतिदिन हम यात्रियों के लिए और 1000 खच्चर सामान ढुलान के लिए रखे हुए थे। और बहुत ये यात्राओं के सीजन में जब तक हमारे बाधित नहीं हुई थी आपदा के कारण तब तक यही चला, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है हमारे पास लगभग 1000 घोड़ा खच्चर केदारनाथ में है, जिसमें 700 से 750 और 800 तक के टिकट एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। मेरे 700-800 खच्चर एक दिन में यात्रा कर रहे हैं और 5 जगह हमारा अस्थायी पशु चिकित्सालय यात्रा रूट पर संचालित है, जिसमें हमारे यात्रा रूट से संचालित डॉक्टर और स्टाफ। समान नागरिक संहिता को राज्य स्थापना दिवस के दिन धामी सरकार धरातल पर उतारने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर जहां एक तरफ भाजपा में उत्साह का माहौल है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सरकार को घेर रही है। इस बात पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि यूसीसी एक आवश्यक कानून है और विशेषकर महिलाओं के हित में यह कानून है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि यूसीसी के विशेष सत्र में हमने सरकार को उसकी खामियां बताई थी, लेकिन सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए इसे पास किया है। यूसीसी उत्तराखंड में बहुत जल्द लागू होगा, एक आवश्यक कानून है और खासकर महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक बहुत ही सुंदर कानून हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से उसको लागू करने का काम किया है। तो मैं उनको भी बधाई देती हूँ और मुझे खुशी है कि हम लोग ये एक बहुत ही सशक्त कानून प्रदेश में ला पा रहे। लेकिन सरकार बहुमत के आधार पर उसमें विधानसभा में उसको पारित कराया गया और आमादा है। इस यूसीसी का क्या फायदा है, हम सरकार से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। जो यूसीसी उत्तराखंड में तो लागू होगी, लेकिन जैसे उत्तराखंड के बियॉन्ड हम बाहर जाएंगे अन्य राज्यों में तो वहां पर यूसीसी समाप्त हो जाएगी। ये विषय तो अगर आप देखें तो केंद्र का विषय था, देश के परिप्रेक्ष्य में इसमें निर्णय होना चाहिए था, लेकिन वाई लूटने के लिए इस तरीके का कृत्य किया गया है। आप देख रहे हैं कि जब जब चुनाव होते हैं, जहां जहां जिस राज्य में होते हैं वहां इस बात को कहा जाता है। गुजरात में भी काम यूसीसी लागू करेंगे, अन्य प्रदेशों में भी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी पहुंचकर एक निजी होटल में मसूरी प्रतापनगर जन कल्याण समिति द्वारा टिहरी झील में तैराकी का कीर्तिमान स्थापित करने वाले पिता पुत्रों के सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जनपद टिहरी के प्रतापनगर के मोटना निवासी प्रतापनगर भाजपा के मंडल अध्यक्ष त्रिलोक सिंह रावत और उनके दोनों पुत्रों ऋषभ रावत और पारस रावत को सम्मानित किया। समिति के लोगों ने अनुरोध किया है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2021 में ये शास्त्रीय कार्य इनके द्वारा किया गया था। क्या कारण रहे कि इनको जो उचित सम्मान मिलना था नहीं मिला। मैंने भी यहीं से खेल मंत्री जी से बात की है। उसके लिए जो जरूरी कागजात हैं मैंने संबंधित आदरणीय त्रिलोक सिंह जी से कहा कि आप मुझे उपलब्ध कराएं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इनको एक राज्य स्तर पर उचित सम्मान मिले, क्योंकि ऐसी प्रतिभाओं को आगे आना चाहिए और इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उनको ट्रेनिंग मिले। उसकी व्यवस्था भी हम सरकार से करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज टिहरी झील एक पर्यटक हब के रूप में विकसित हो रही है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल वहां पर आ रहे हैं, नौकायन वहां पर हो रहा है और इससे जहां टिहरी झील के अगल बगल के क्षेत्र का विकास हो रहा है, उसके लगे हुए और अन्य क्षेत्र भी पर्यटक मानचित्र पर आ रहे हैं, जिससे वहां के लोग। रामनगर के ग्राम पूछड़ी और उसके आसपास के इलाके में पिछले 8 दिनों से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जानकारी मिलने के बाद भी समस्या का समाधान करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके क्षेत्र में ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल लगाया गया था, लेकिन पिछले 8 दिनों से ट्यूबवेल में खराबी के कारण इन इलाकों में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। सर, पानी नहीं आ रहा हमारे घर में। 8 दिन से पानी नहीं है। हम कपड़ों से भी धोने से परेशान हैं और खाने पकाने से भी परेशान हैं। हम बाल्टी लेके जाते हैं तो वो कहते हैं हम पानी अभी नहीं छोड़ेंगे,
वहाँ से खराब हो रहा, वहाँ से खराब हो रहा। कपड़े लत्ते धोने के लिए पर मोटर खराब हो रही है, हम कहाँ जाए कपड़े लत्ते धोने को? बच्चे छोटे छोटे हमारे, कहाँ जाए हम पानी लेने के लिए? बताओ। ये परेशानी पीने तक की परेशानी हो रही है, खाना बनाने की परेशानी है। शक्ति नगर ही नहीं, पूरे गांव में फौजी कॉलोनी, रहमत नगर, शर्मा कॉलोनी, पूंछड़ी गांव, पूरा शक्ति नगर तो ही पानी चालू नहीं कर पाए ये लोग यहाँ का। और ये पिछले 8 दिन से जो है ये सर्वो खराब हो गया था। सर्वो सही करने वाले आए तो उन्होंने कह दिया मोटर फूक गई है। अब ये 8 दिन से अभी तक मोटर ठीक नहीं हुई है। हम अधिकारियों को फ़ोन करते करते परेशान हैं। आज भी सुबह रामनगर की जो एक्शन है जल निगम की, उनसे भी मेरी बात हुई। जई से जो जई साहब हैं भारती जी, उनसे रोज़ बातचीत हो रही है। जो जल निगम के बड़े एक्शन है जिनके अंडर में योजना चल रही है, हल्द्वानी सुधीर जी, उनसे भी रेगुलर बात हो रही है, मगर इस पर कोई भी सुनवाई। लोहाघाट में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें केएफसी पोड़ी गढ़वाल ने जीत दर्ज की है। जीआईसी खेल मैदान में हुए बेहद कांटे के मुकाबले में केएफसी पोड़ी ने टनकपुर को 1 गोल से हराया। आयोजकों ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान करने के साथ ही खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात है। लोगों के जनसहयोग से ही हम इस आयोजन को करने में सफल हुए हैं, और जिसमें हमारे सबसे पहले मैं धन्यवाद आप लोगों का भी देना चाहता हूँ, मीडिया का देना चाहता हूँ। समस्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब लोगों का सहयोग मिला है, इसमें जन सहयोग मिला है और जनता का अपार सहयोग मिला है हमको। और बाहर की टीमें हमारे क्षेत्र का बहुत नाम लेके गई हैं, जिन्होंने हमको तारीफ में इतने शब्द कहें कि हम भी जो आज गौरवान्वित होते हैं कि हमें जन सहयोग इतना मिला है और पब्लिक का सपोर्ट इतना मिला है। हम उनके तो हमेशा ही आभारी रहेंगे। हमारे इस टूर्नामेंट में प्रदेश स्तर की 8 टीमों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें फाइनल मुकाबले में हमारी केएफसी पौड़ी और टनकपुर के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। इस खेले में यहाँ पर जो भी फुटबॉल प्रेमी थे उनका बहुत बहुत दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि हमारे एक समय में हमारी विरासत थी लोहाघाट फुटबॉल के मतलब बहुत प्रसिद्धि इसने हासिल की थी और ये काफी समय से लुप्त हो गया। यहाँ पर अभी हमारे कमेटी के जो हमारे फुटबॉल संघ के जिलाध्यक्ष श्रीमान ब्रजेश महरा जी और अन्य टीम के द्वारा ये सराहनीय प्रयास किया गया है, क्योंकि ये क्षेत्र की इससे शान जुड़ी हुई आज ये अंतर जनपदीय राज्य स्तरीय फुटबॉल हो रही है और हमारे इस क्षेत्र की शान जुड़ी हुई है, क्योंकि हमें हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हल्द्वानी के मुख्य बाजारों से अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया गया। इस बीच कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों की एक नहीं सुनी और कई व्यापारियों का सामान भी जब्त कर लिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि अतिक्रमण के कारण यातायात अवरुद्ध हो रहा था। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, हर बार एक प्रॉब्लम आती है कि त्योहारी सीजन पे खासकर सड़कों पे, पटरी पे, रेहड़ी पे लोग लगाकर अपना व्यवसाय करते हैं। ये भी शिकायत आई थी, कई व्यापारी जो है उसको अपने आगे का स्पेस सेल कर देते हैं और उसमें ठेला लगवाते हैं। व्यापार संघ के जितने भी यहाँ पे संगठन है सबके साथ हमारी बैठक हुई, सभी ने इसको गलत बताया और इसकी सहमति दी कि इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उसी क्रम में पूर्व में मुनादी की गई, 2 बार पहले भी अभियान चलाया था। उसी क्रम में ये औचक कार्रवाई आज की जा रही है ताकि ग्राहकों को स्पेस मिले, बाजार में फुटफॉल बढ़े। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान से ऋषिकेश के तपोवन पहुंची एक महिला ने सुसाइड का प्रयास किया। महिला ने गरुड़चट्टी क्षेत्र में गंगा में छलांग लगा दी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से महिला की जान बच गई। बताया जा रहा है कि महिला के परिजन पुलिस को पूर्व में ही बता चुके थे कि महिला घर से सुसाइड करने की बात कहकर निकली थी, जिस पर पुलिस की सतर्कता ने महिला को गंगा में रेस्क्यू कर सकुशल बचा लिया। खटीमा में लकड़ी तस्करों ने अवैध रूप से 2 साल के पेड़ काट दिए। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काटे गए लकड़ी के गिलटे कब्जे में लिए। आपको बता दें कि तराई पूर्वी उपवन प्रभाग में
लकड़ी काटने का मामला सामने आया है। वन विभाग एसडीओ कार्यालय से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। लकड़ी तस्करों ने इस घटना को अंजाम दिया और विभाग के अधिकारियों को कानों कान खबर तक नहीं लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को देखकर तस्कर मौके से फरार हो गए। वहाँ पर 2 साल के पेड़ कटने की सूचना हमको प्राप्त हुई थी, तो हमारा स्टाफ मौके पर गया और जो भी वहाँ पर माल वगैरह हमने बरामद किया है, कुछ नग हमको साल के वहाँ पर प्राप्त हुए हैं जिनको हमने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है और जो संबंधित है उसके विरुद्ध हमने जो केस यहाँ पर इजराई किया गया है। आगे इनकी जांच जारी है। अभी तो इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है। देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में ऐसे कार्य किया जा रहा है जिससे देहरादून शहर के साथ साथ मसूरी और ऋषिकेश को भी और ज्यादा बेहतर और विकसित किया जा सके। इसी क्रम में देहरादून में एमडीए द्वारा एक फॉरेस्ट पार्क बनाया गया है। फॉरेस्ट पार्क जो कि 12.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस पार्क में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए सभी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस साल कितना गर्मी थी, कितना टेम्परेचर बढ़ा, उसको लेकर के भी एक सामान्य सी सभी की मांग थी, तो प्राधिकरण ने इस दिशा में काम किया और हम लोगों ने एक बड़ा पार्क देहरादून की जनता को सौंपा है और उसमें साथ ही साथ हमने लाइब्रेरी की व्यवस्था रखी है। उसमें योगा सेंटर भी हम बना रहे हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए स्केटिंग रिंग भी बनाया हुआ है, साइकिल ट्रैक भी है और अभी हम वहाँ पर बैडमिंटन हॉल का भी निर्माण कर रहे हैं। तो वहाँ पर खेल से लेकर के योग से लेकर देहरादून स्थित विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में महिला एकल कल्याण मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके तहत मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई थी, जिसके तहत हम महिलाओं की आय बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार इस प्रदेश के विभिन्न लोगों के विकास के लिए, उनके आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार एक स्कीम लॉन्च हुई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। उसके लिए हम लोग बैठे थे, उप समिति बनी है। सिर्फ मैं ही उसमें एकमात्र उप समिति का अध्यक्ष कहिए या जो भी, उस नाते 1 जुलाई को भी हम बैठे थे और आज दोबारा बैठना हुआ। कैसे हमारे यहाँ की जो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।